बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जब तुर्कान ख़ातून को खबर हुई कि बरक़िया रूक ने रेस शहर के बाद तबरिक नाम के किला और शहर भी फ़तह कर लिया है, तब उसके गुस्से और गज़ब की कोई इंतहा न थी। वो तो हर सूरत में बरक़िया रूक को अपने सामने ज़ेर करना चाहती थी, लिहाजा उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और उसे बरक़िया रूक पर हमला आवर होने के लिए रवाना किया। दूसरी तरफ तबरिक के मुकाम पर सुल्तान बरक़िया रूक को भी खबर हो चुकी थी कि इस पर हमला आवर होने के लिए तुर्कन खातून ने एक लश्कर रवाना किया है, लिहाजा वो भी तबरिक से निकला और यज़दगिर्द की तरफ रवाना हुआ था। मलका तुर्कन खातून का लश्कर यज़दगिर्द के नवाह में पहले पहुंच चुका था। इस लश्कर की कमानदारी मलका तुर्कन खातून का सलार आला ताजुल मुल्क कर रहा था। जिस रोज़ ताजुल मुल्क ने अपने लश्कर के साथ यज़दगिर्द के नवाह में पड़ाव किया, इससे अगले रोज़ सुल्तान बरक़िया रूक भी अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा और इसने वहां पड़ाव करना शुरू कर दिया था। मलका तुर्कन खातून के लश्कर के सिपा सलार ताजुल मुल्क के माताइद दो बड़े सलार थे, एक कमिश्तगीन और दूसरा मंकबर। जिस रोज़ सुल्तान बरक़िया रूक अपने लश्कर के साथ ताजुल मुल्क के लश्कर के सामने नमूदार हुआ और पड़ाव करना शुरू किया, उसी वक्त मलका तुर्कन खातून का बड़ा सिपा सलार कमिश्तगीन अपने साथी सलार मुनकबरत के खैमे में दाखिल हुआ। उस वक्त मुनकबरत अपने खैमे में अकेला बैठा हुआ था। कमिश्तगीन को अपने खैमे में दाखिल होते देखकर वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, बड़े पुरजोश अंदाज में उससे मुसाफा किया, हाथ पकड़कर अपने करीब बिठाया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, कमिश्तगीन मेरे भाई, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम किसी अहम काम के सिलसिले में मेरे पास आए हो। मैं एक अरसे से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ मेरे मुरासिम सके भाइयों जैसे हैं, इसलिए कम से कम मैं तुम्हारे चेहरे का अंदाज़ा लगाते हुए गलती नहीं कर सकता। मेरे भाई बता क्या बात है। कमिश्तगीन मुनकबरत से बड़ा सलार था, ताहम दोनों में बड़ा प्यार और दोनों में बड़ी यकजहती थी। कमिश्तगीन जवाब में कुछ सोचता रहा, फिर बोला और मुनकबरत को मुखातिब करके कहने लगा, मुनकबरत मेरे भाई, तुम देखते हो सुल्तान बरक़िया रूक अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुँच चुका है और पड़ाव करना शुरू कर दिया है। मेरे भाई, अच्छा मुसलमान वो है जो झलसती धूप में अपने भाई के लिए अबर का साया बने, और कम से कम मैं एक सलार की हैसियत से अपने मुस्लिम कौम के लिए ज़ख्मों की जलन, रूहों की घुटन, कल्ब की बेसरो सामानी फराम नहीं कर सकता। यहाँ तक कहने के बाद कमिश्तगीन रुका। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहने लगा, मुनकबरत मेरे भाई, मैं नहीं जानता जो कुछ मैं कहने लगा हूँ इसके मुतालिक तुम्हारे क्या ख्यालात हैं, लेकिन मैं बज़ाते खुद ये फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं मलका तुर्कन खातून या ताजुल मुल्क का साथ देने के बजाय सुल्तान बरक़िया रूक का साथ दूँगा। इस वक्त हमारे सामने मुस्लिम उम्मा के लिए सिर्फ बरक़िया रूक ही रोशनी की एक किरण है। मुनकबरत मेरे भाई, हमारे शुमाल में मंगोल सर उठा रहे हैं, मगरिब में सलीबी कुफ्ते हमारी तरफ ताक झांक कर रही हैं। जिस वक्त सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी ज़िंदा था तो इनकी मुमलिकत जहाँ एक तरफ मंगोलों से मिलती थी, वहाँ सलीबियों के इलाकों से भी मिस करती थी, लेकिन उनके दौर में न किसी सलीबी न किसी मंगोल को जुर्रत हुई कि मुसलमानों की तरफ मैली आंख से देखे। अब मलका तुर्कन खातून ने मुसलमानों के अंदर ना इत्तफाकी, रंजिश और नफ़रत पैदा करके रख दी है। सुल्तान बरक़िया रूक सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी का बड़ा बेटा है और सुल्तान के बाद उसी का हक बनता है कि वो सुल्तान की हैसियत से मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई और हिफाजत का काम सर अंजाम दे। लेकिन तुर्कन खातून और इसका बेटा महमूद और वो सलार जो इन दोनों माँ बेटे का साथ दे रहे हैं, सुल्तान बरक़िया रूक के मकासिद और उसकी ख्वाहिशों की तकमील नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ तक कहने के बाद कमिश्तगीन रुका, एक गहरी निगाह अपने सामने बैठे मुनकबरत पर डाली, फिर कहने लगा, मुनकबरत मेरे भाई, जो कुछ मैं कहना चाहता था कह चुका, और अब मैंने जो फ़ैसला किया इसका मैं तुम पर इंकशाफ करता हूँ। वो फ़ैसला ये है कि मैं अपने साथियों के साथ तुर्कमान खातून के लश्कर से निकलकर बरक़िया रूक के पास चला जाऊंगा। कमिश्तगीन जब खामोश हुआ तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए मुनकबरत कहने लगा, मेरे भाई, ये जो तुमने इतनी लंबी चौड़ी तोहमत बांधी है, ये तुम ना बांधते तो सिर्फ मुझे इतना कह देते कि मुनकबरत हमने तुर्कमान खातून का नहीं सुल्तान बरक़िया रूक का साथ देना है,
तो कसम खुदावंद कदूस की कमिश्तगीन मैं उस वक्त तुम्हारा साथ देने पर तैयार हो जाता। मैं खुद तोरकन खातून से नाला हूँ। वो मुसलमानों के अंदर नफ़रत और नाइत्तफ़ाक़ी पैदा करने की कोशिश कर रही है और इसका ये रवैया किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मुनकबिरित के ये अल्फाज सुनकर कमिश्तगीन ऐसा खुश हुआ कि आगे बढ़कर उसने मुनकबिरित को गले लगा लिया था, उसकी पेशानी चूमी, फिर कहने लगा, कमिश्तगीन मेरे भाई, वैसे भी मैं एक बात कहूँ कि सुल्तान बरक़ियारूक के साथ इस वक्त बड़े सलारों में से अय्याज सुल्तान का भाई संजर, दूसरा भाई मोहम्मद बरसिकमान और कमाल जैसे लोग हैं। अय्याज बिन सैफुद्दीन इनमें छोटा है, लेकिन जंग का सबसे बड़ा ज़्यादा और वसी तजर्बा रखता है और वो जंग के दौरान दुश्मन की बसात को लपेटने और शिकस्त से दोचार करने का हुनर भी जानता है। इसलिए मैं ये भी देखता हूँ कि इस जंग में शिकस्त मलका तुर्कन खातून के लश्कर का मुकद्दर बनेगी और इस शिकस्त से पहले पहले हमें सुल्तान बरक़ियारूक के लश्कर में शामिल हो जाना चाहिए। मुनकबिरित के इन अल्फाज के जवाब में कमिश्तगीन मुस्कुराया, एक बार उसकी पीठ थपथपाई, फिर कहने लगा, मुनकबिरित मैं अब जाऊंगा। जिस वक्त जंग की तैयारी की जाएगी उस वक्त हम दोनों हरकत में आएंगे, लेकिन इससे पहले पहले मैं अपने साथियों को, तुम अपने लोगों को बड़ी राजदारी से समझा देना कि हमने क्या करना है और जिस वक्त ताजुल मुल्क सुल्तान बरक़ियारूक से टकराने के लिए लश्कर को आगे बढ़ाएगा, मैं और तुम दोनों अपने साथियों के साथ ताजुल मुल्क के लश्कर से निकलकर सुल्तान बरक़ियारूक के लश्कर में जा शामिल होंगे और खुदावंद कदूस ने चाहा तो आने वाले दौर में हम पूरी जानिसारी के साथ सुल्तान बरक़ियारूक का साथ देंगे। कमिश्तगीन की इस तजवीज़ से मुनकबिरित ने इत्तफाक किया था। इसके बाद कमिश्तगीन वहाँ से उठकर अपने खैमे की तरफ चला गया था। अगले रोज़ सुबह ही सुबह दोनों लश्करियों ने अपनी सफ़े दुरुस्त की और जिस वक्त सुल्तान बरक़ियारूक के लश्कर पर ताजुल मुल्क ने हमला आवर होने के लिए अपने लश्कर को आगे बढ़ाया था, ऐन उसी वक्त इसके तहत काम करने वाले दोनों बड़े सलार कमिश्तगीन और मुनकबिरित अपने साथियों के साथ इसके लश्कर से निकलकर सुल्तान बरक़ियारूक के लश्कर में शामिल हुए थे। मौरखीन इस बात की तस्दीक और तायद करते हैं कि ऐन जंग के मौके पर दोनों बड़े सलार कमिश्तगीन और मुनकबिरित ताजुल मुल्क के लश्कर से निकलकर सुल्तान बरक़ियारूक के लश्कर में जा शामिल हुए थे। मलका तुर्कन खातून या तुर्कमान खातून के सलार ताजुल मुल्क के कमिश्तगीन और मुनकबिरित के इस तरह अलहदा हो जाने को कोई अहमियत न दी। अपने लश्कर को इसने आगे बढ़ाया और सुल्तान बरक़ियारूक और इसके लश्कर पर वो बेखदोखाल करते ज़िंदगी के तेज़ तूफ़ानों ज़ुल्मतों की रात में शब गुज़ीदा की तरह डस्ते की तरह हमला आवर हो गया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुल्तान बरक़ियारूक भी अपने पूरे लश्कर के साथ असेबों की तरह टूट पड़ा था। कुछ ही देर के बाद सुल्तान बरक़ियारूक के सामने मलका के सिपा सलार ताजुल मुल्क की हालत बांझ लफ्ज़ों के ढेर जैसी होना शुरू हो गई थी। तुर्कन खातून की बदकिस्मती के इस जंग के दौरान उसके सलार ताजुल मुल्क को सुल्तान बरक़ियारूक और इसके सलारों ने गिरफ्तार कर लिया और इसके लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। मलका तुर्कन खातून का लश्कर भागकर इस्फहान की तरफ चला गया, जबकि सुल्तान ने पहले अपने ज़ख्मियों की देखभाल करना शुरू की। इसी दौरान मलका के गिरफ्तार होने वाले सलार ताजुल मुल्क को सुल्तान के सामने पेश किया गया और इसे मौत के घाट उतार दिया गया। मुरखीन ये भी लिखते हैं कि सुल्तान बरक़ियारूक ताजुल मुल्क को मौत के घाट नहीं उतारना चाहता था। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि तुर्कमान खातून ने ताजुल मुल्क को अपने लश्कर का सिपा सलार बनाकर सुल्तान बरक़ियारूक का मुकाबला करने के लिए भेजा था। जब तुर्कन खातून का लश्कर पिसपा हुआ तो ताजुल मुल्क गिरफ्तार होकर सुल्तान बरक़ियारूक की खिदमत में पेश किया गया, तो बरक़ियारूक ने इसे आज़ाद कर दिया। चूँकि सुल्तान बरक़ियारूक ताजुल मुल्क की कफ़ायत शुआरी और उसकी सियासत से वाकिफ़ था, इस वजह से इसे अपनी वजारत देने का तहैया कर लिया था। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस मौके पर लोगों ने खफगी और शिकायत का इजहार किया कि ताजुल मुल्क को क्यों आज़ाद कर दिया गया है। चुनाचे सुल्तान बरक़ियारूक ने इतराज़ात करने वालों को मुतमिन करना चाहा, लेकिन वो ऐसा ना कर सका और अपने लश्कर को फूट और नाइंतफ़ाक़ी से बचाने के लिए सुल्तान बरक़ियारूक ने ताजुल मुल्क को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सुल्तान ने वहां से कूच किया और बड़ी तेज़ी और बर्क रफ्तारी के साथ इसने इस्फहान का रुख किया। इस्फहान पहुंचकर सुल्तान बरक़ियारूक ने शहर का मुहासरा कर लिया। शहर के अंदर कोई इतनी बड़ी कुव्वत न थी जो सुल्तान बरक़ियारूक का रास्ता रोकती,
لہٰذا اصفہان پر سلطان برقیاروق کا قبضہ ہو گیا۔ اصفہان پر قبضہ کرنے سے سلطان برقیاروق کو ایک اور تقویت ملی، وہ اس طرح کہ اس کے باپ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک کا بیٹا عبداللہ حسین بن نظام الملک، جو اصل میں خوارزم کا والی تھا، اپنے باپ نظام الملک کے قتل سے بیشتر کسی ضرورت سے سلطان ملک شاہ کی خدمت میں اصفہان چلا آیا تھا۔ یہ اصفہان میں موجود تھا کہ اس کے باپ کے قتل کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد ملک شاہ نے بھی وفات پائی۔ سلطان کی وفات کے بعد بھی ابو عبداللہ حسین اصفہان میں ہی ٹھہرا رہا، اور جب برقیاروق نے اصفہان کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کیا تو ابو عبداللہ حسین کے ساتھ جس قدر لشکری تھے، انہیں لے کر وہ سلطان برقیاروق کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا، اور جس طرح برقیاروق کے باپ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ابو عبداللہ حسین کے باپ نظام الملک توسی کو اپنی سلطنت کا وزیر اعظم بنایا تھا، اسی طرح برقیاروق نے بھی نظام الملک توسی کے بیٹے عبداللہ حسین کو اپنا وزیر بنا کر اسے تمام امور سلطنت کا اختیار دے دیا تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعد سلطان کی بیوی ترکن خاتون کی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ سے سلطان کے بیٹوں کے درمیان خانہ جنگی کی ابتدا ہو گئی۔ تب حسن بن صباح کو پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اپنی موت سے پہلے ایک لشکر حسن بن صباح کے قلعہ الموت پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا، اور اس لشکر کا سالار، اس کا نامور سپہ سالار امیر ارسلان تھا۔ دوستو، یہ قسط ابھی جاری ہے، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، تاکہ جیسے میں نیا ایپیسوڈ اپلوڈ کروں تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ بھی اسے سب سے پہلے دیکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔